समझते हैं गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का नियम हम लोगों को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज विद अ सरफेस, किसी सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये बात सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर गॉस के नियम पर आते हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन और मतलब प्रोटॉन इधर उधर खिसकते हैं, अपने डिसबैलेंस होते हैं, तो वहाँ चार्ज पैदा हो जाता है। चार्ज पैदा होता है, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी बाहर एमिट होती है, कुछ इस तरीके से जो हमने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से एनर्जी एमिट होती रहती है। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी दूसरे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब करती है, फोर्स लगाती है। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कोई सरफेस आता है तो सरफेस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट लेके आते हैं। कब? हमें केवल उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ध्यान देना होता है जिस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, सीधे सीधे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है? किसी सरफेस से गुजरने वाला परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। और इसकी मतलब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई गई इसके कैलकुलेशन के लिए, वो ये बनाई गई, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां पर ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस होता है सरफेस का एरिया, छोटा सा एरिया, और थीटा होता है ई और डी एस के बीच का एंगल। तो क्या ये डेफिनेशन काम नहीं आ रही थी किसी भी सरफेस से लिंकेज फ्लक्स पता करने के लिए? आ रही थी। ये वाला जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हर एक सरफेस के लिए है, चाहे वो सरफेस खुला हुआ हो, चाहे वो सरफेस बंद हो जाए, सब कुछ के लिए है। लेकिन गॉस ने जो अपना नियम दिया है वो केवल तब के लिए दिया है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद होगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, एक गेंद ले लेते हैं। ये बल्ब जो है, इसको मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इसको आपने एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया। अब जब बंद किया तो अब क्या होगा? इस चार्ज पार्टिकल की अपनी एक फील्ड होगी, ये फील्ड पूरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, मतलब फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इस सरफेस से। उसी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, यही गॉस ने बताया, जिसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हमें इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले मतलब फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, उसका यूज करना होगा। डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। आपने एक स्फीयर के अंदर मतलब एक चार्ज पार्टिकल माना है, स्फीयर की अपनी रेडियस होगी, जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्यू मानी है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, सरफेस एरिया लेना होगा, जिसका एरिया आप डी एस मान लेंगे, स्मॉल है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर कंसीडर हम करते हैं, ये बात आपको पता होगी। और खास बात इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। और ऐसा केवल ऊपर नहीं, आप कहीं पर भी एरिया ले लीजिए, सब जगह बनेगा कुछ इस तरीके से। जैसे इसके ये कांटे निकले हैं ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही इसके एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में कॉस थीटा के प्लेस पर कॉस 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। एक्सप्रेशन आगे आ जाएगा ई इंटू डी एस। ठीक है, अब ई की वैल्यू कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ठीक, अगर हम इस सरफेस से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करें? तो हम इसको कैलकुलस का यूज करके इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो, ये वाला पार्ट तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। क्यों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है। क्यों? चार्ज एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया, और रेडियस भी एक बार फिक्स कर दी तो कर दी। बार बार हम इस सरफेस एरिया को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है। केवल और केवल इंटीग्रेशन के दायरे में आएगा सरफेस एरिया का एलिमेंट। जब छोटे छोटे एलिमेंट पूरे में मतलब काउंट होंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा, जिसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर ये बड़ा काम का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर फाई की डेफिनेशन ई इंटू डी एस जो है वेक्टर लगा देते हैं इसमें, उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बड़ी खास बात है गॉस के नियम में, कि इसमें एलएचएस की कहानी थोड़ी अलग होती है, आरएचएस की कहानी थोड़ी अलग होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज दोनों की वजह से है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए बाहर का चार्ज ये है और अंदर का चार्ज इसके अंदर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो दोनों के चार्ज की वजह से, बाहर के चार्ज की वजह से भी और अंदर के चार्ज की वजह से। लेकिन जो क्यू है
वो केवल अंदर का चार्ज है, बाहर का चार्ज नहीं है। कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एग्जांपल। मान लीजिए अंदर इस सरफेस के अंदर Q1 Q2 Q3 चार्ज है, तो Q की वैल्यू तीनों को जोड़कर आ जाएगी। मान लीजिए बाहर भी कोई चार्ज होता तो फ्लक्स लिंकेज केवल और केवल अंदर के चार्ज की वजह से होगा, बाहर के चार्ज की वजह से नहीं होगा, याद रखिएगा। इस वजह से यहाँ Q के प्लेस पर केवल अंदर का चार्ज रखा जाता है। इसका हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार के अंदर हो और पानी गिर रहा हो तो उसको अपनी सारी विंडोज बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि पानी गिर रहा है, बिजली चमक सकती है, मतलब चार्ज आ सकता है। अगर वो अपनी सारी विंडोज बंद रखेगा, मतलब सरफेस को क्लोज कर लेगा, तो चार्ज केवल कहाँ रहेगा, बाहर। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिंकेज फ्लक्स केवल किसकी वजह से होता है, अंदर के चार्ज की वजह से। तो खिड़कियां बंद है, सब कुछ बंद है, इस वजह से अंदर तो चार्ज पहुंचेगा नहीं, तो आपको कोई झटके नहीं लगेंगे, करंट नहीं लगेगा। बाहर पूरा का पूरा चार्ज रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो याद रखना है इस एक्सप्रेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले अंदर और बाहर दोनों की चार्ज की वजह से है, लेकिन फ्लक्स लिंकेज केवल कहाँ की वजह से होता है, अंदर की चार्ज की वजह